राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। ये मेरे दो चैनल्स हैं। आज मेरे साथ जुड़े हैं भाई धीरेन्द्र पुंडीर जी। न्यूज पॉइंट नाम से आपका चैनल है, बहुत शानदार। धीरेन्द्र भाई राम राम। राम राम जी। धीरेन्द्र भाई को आप लोग अक्सर मेरे साथ देखते हैं और बहुत ही इनका लोकप्रिय चैनल है। पेशे से पत्रकार है और अभी पूरा लगभग 15-20 दिन अपने खर्चे से आपने पूरा बिहार चुनाव कवर किया और ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस बीच आप मौका निकाल के जयपुर डायलॉग्स के एनुअल समिट में भी पधारे थे। 3 दिन वहां आपके साथ मुझे प्रवास का मौका मिला। तो सर एक बात बताइए, आपने पूरा बिहार कवर किया चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, उसके बाद तेजस्वी की बिहार, पता नहीं बिहार अधिकार यात्रा या कौन सी यात्रा तेजस्वी ने अलग से निकाली थी, वो सारी कवर किया आपने। आपका एक ओपनिंग रिमार्क आ जाए कि बिहार का आपका क्या अनुभव रहा सर पिछले 3 महीने का? देखिए, नमस्कार आपको बाबा जी, आपको और आपके तमाम दर्शकों को, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खूटी के लोगों को, तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। दरअसल बिहार चुनाव एक सेट पैटर्न पर हुआ चुनाव था। लोग उसको, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब कुछ कुछ बताने भी लगे हैं। कोई कहानी कुछ और बता रहा है तो कोई कुछ और। लेकिन एक चीज जो थी, मुझे लगता है कि दर्शकों को ये जरूर समझना चाहिए कि ये चुनाव पूरा गणितीय फॉर्मूले पर था। पहले से ही मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी जो मैं देखना चाह रहा था। पहले दिन उतरा पटना में, और उतरने के बाद जिस चीज से मेरा एनकाउंटर हुआ, जो पिछले 27 सालों में चुनाव कवर करते रहे अलग अलग जगह पर, जिसको हम लोग अपना फॉर्मूला मान के चलते हैं। कई बार गलतियां भी होती हैं, कई बार वो ज्यादातर सही रहते हैं, क्योंकि आप अपने फार्मूले अपने आप से ही बनाते हैं, खासतौर से पत्रकारिता में। तो मेरा हमेशा ये देखना होता है कि उतरते ही कि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री है, जो लीड कर रहा है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो क्या उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है। ये मेरा पहला फॉर्मूला, मतलब मैं अक्सर इससे आंकने की कोशिश करता हूं। और वहां सबसे बड़ी बात यह थी कि नीतीश कुमार के लिए प्रो इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी थी। और वो लोग सब चाह रहे थे कि नीतीश कुमार बने रहें। नीतीश कुमार ने जो बेहतर किया उसके लिए, और वो अकेला शख्स था जो जातीय बैरियर तोड़ रहा था। चूंकि मैंने अलग अलग जाति में पूछा, अलग अलग जगह पर पूछा, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप समूहों में पूछा, तो मुझे लगा कि ये फिर उसके बाद जो, चूंकि जो समझ कहती है, और बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा कुछ अलग अलग होता नहीं है, और दोनों जगह आप देखेंगे तो जातीय खेमे भी लगभग उसी तरह से बटे हुए होते हैं। तो वहां जो इस बार का जातीय समीकरण था, जो संतुलन था, जातियों का संतुलन था, वो भी एनडीए के ही पक्ष में था। क्योंकि पिछली बार, अगर आप पिछली बार के वोट शेयर, मैं बल्कि इसको, इस चुनाव को पूरा गणित का फॉर्मूला कह रहा हूं, प्लस माइनस कह रहा हूं, 2-2-4 कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये देखिए, 2-2-4 ही है, वरना तो राजनीति में 2-2-22 भी हो सकते हैं, 2-2-4 भी हो सकते हैं, 2-2 माइनस भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पूरा 2+2=4 था। दरअसल अगर आप देखेंगे, उपेंद्र कुशवाहा, हम और चिराग पासवान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुर्मी कोयरी, साथ में ईबीसी, और बीजेपी जो अपर कास्ट के बहुत साउंड उसके साथ थी। अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से बिहार की जीत का फॉर्मूला कागज पर भी था, और ये ग्राउंड पर एज सच उतर गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि तेजस्वी को लेकर एक ही मेरे मन में सवाल था, लगातार वही रहा, और वो ये था कि मुस्लिम और यादव समीकरण के अलावा वो कुछ भी जोड़ पाने में नाकाम है। क्योंकि एक तो लंबे समय से सत्ता से बाहर रहे, वो जो कहानी सुना रहे थे, उस कहानी का कोई अर्थ इसलिए नहीं था कि साहब उन्होंने इतनी बड़ी नौकरियां दे दी, ये दे दी, क्योंकि इसी बात के बरक्स मैंने आपको बताया था, और हम लोग की पर चर्चा भी हुई थी कि किस तरह से वो बेहटा में जो है, मनेर के पास अरबों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, हजारों करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, उसको उसके सामने जो यादव बाहुल्य गांव था, उसका कहना था इसको उखाड़ के ले जाएं, हमसे क्या है, इसका हमारे विकास से कोई लेना देना नहीं, बस विकास वही होगा जो लालू करेंगे।
तो सीधे तौर पर जिस तरह का जातीय विभाजन था उसमें वो कुछ भी जोड़ने की स्थिति में नहीं थे। उनको अपने समर्थकों की जिस तरह की दबंगई और उस चर पर भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। अब लोग कह रहे हैं कि वो उन वीडियो को तलाश कर रहे हैं जिन वीडियो में उनके खिलाफ हुआ था, उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे वो। तो ये सब बेकार की बातें हैं। प्रिस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन, वो सब करना है, वरना तो आप देखिए वहां पूरी तरह क्लियर था। और मैं ये मानता हूं कि उसमें बहुत कुछ नहीं हुआ। दो ही लोग मुझे पसंद दिए जिनकी जनता के बीच में पूरी ताकत के साथ मौजूदगी थी और अक्रॉस द जातीय बैरियर तोड़ रहे थे, वो थे नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों के अलावा मुझे कोई ऐसा नेता वहां नहीं दिख रहा था जो जातीय बैरियर को तोड़ पाने में कामयाब हो। तो वहां पानी, बिजली और सड़क, ये जो बेसिक मुद्दे थे वो हल करने में नीतीश कुमार कामयाब हुए। महिलाओं पर उनको यकीन था और महिलाओं के सबसे बड़े आज की डेट में भी बिहार जैसे राज्य में वो नायक हैं, मुझे ऐसा कहना है। अभी आपने कहा कि तेजस्वी मुस्लिम और यादव के अलावा कोई भी नया वोट बैंक जोड़ने में नाकामयाब रहे। सर, यही हूबहू सवाल मैं यूपी में कर देता हूं आपसे। आपको लगता है कि अखिलेश जी मुस्लिम और यादव के अलावा यूपी में कुछ और जोड़ पाएंगे यूपी में? देखिए, एक बड़ा, जब आपका सवाल आया तभी मैं उससे पहले ही कुछ सर्चेस कर रहा था, तो आपने यूपी कहा था तो मैं देख रहा था कि यूपी में अचानक ऐसा क्या हुआ जो बाबा की नजर जा रही है। तो मुझे लगा कि आपने वो शायद वो मैसेज पढ़ लिया है और सुन लिया है कि अखिलेश ने कल से अपने लोगों को ये कहना शुरू किया, परसों से, कि अब मायावती जी पर कोई टिप्पणी नहीं कीजिएगा, कोई भी टिप्पणी आप नहीं करेंगे, बसपा पे सीधी टिप्पणी नहीं करेंगे, ये फ्यूचर की पॉलिटिक्स में। क्योंकि देखिए, अखिलेश में और तेजस्वी में एक अंतर है। भले ही हम लोग कुछ भी करें राजनीतिक तौर पर, हम लोगों को जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कौन पार्ट किस तरफ प्ले करता है, उसका माइंडसेट क्या है, तब तक आप कोई रणनीति बनाते नहीं है। ये खासतौर से बीजेपी में मैंने देखा बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। अखिलेश तेजस्वी से ज्यादा मास बेस को बढ़ाने के लिए पहले से कोशिश कर रहे हैं। 24 के चुनाव के बाद वो ये समझ चुके थे, 22 की हार के बाद ये समझ में आ चुका था कि 22 की हार में जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन उनको दिख रहा था, उनके साथ वेस्टर्न यूपी में जाट राजनीति भी खड़ी होगी, आके खड़ी हो गई थी। इधर उन्होंने जो तमाम जो संगठन है उनको जोड़ लिया था, चाहे वो अपने राजभर और तमाम कम्युनिटीज को उन्होंने कोशिश की थी, पटेल समुदाय को कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे वो हार के बाद वो ये समझ गए थे कि जो माई समीकरण है वो जीत का समीकरण नहीं रहा। क्योंकि माई समीकरण जैसे ही बोलते हो तो आप सिर्फ इस पूरे, और देखिए यूपी में और उसमें बिहार में एक अंतर आप समझिए। यूपी में जो अपर कास्ट पॉपुलेशन है वो 25% से ऊपर है, लगभग 20-25% के करीब है, यानी वो अपने आप में एक साइजेबल अमाउंट है जो बीजेपी को एक स्प्रिंग बोर्ड देती है। और चूंकि बीजेपी की लीडरशिप ज्यादातर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कल्याण सिंह के बाद पिछड़ा ड्रिवन पॉलिटिक्स रही, बीच में राजनाथ आए या अलग आए, लेकिन वो पॉलिटिक्स हमेशा से आप देखेंगे ओबीसीज वोटर्स ने उसको बहुत मजबूती के साथ अंगीकार किया है, सिर्फ गैर यादव ओबीसीज ने। तो आप ये देखेंगे यहां उत्तर प्रदेश बिहार की तरह नहीं है। बिहार में 14% यादव, वो अक्सर जैसे कहा जाता है, और 17% मुस्लिम है, यानी ये 31% का अपना एक वोट बैंक है जिस पर उनको लगता है कि अगर दूसरे बिखर जाएं, हमको दो भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। लेकिन उसके उलट उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि यादव 7% से ज्यादा नहीं, 7-8, उसको कुछ वो बोलते रहे, लेकिन वो 7-8% से 8 पर नहीं जाता है, 7 के गिर्द ही है। और अगर आप उसमें देखेंगे तो मुस्लिम जो 19% के करीब है, तो ये कुल मिला के 25-26 ही बैठता है, जो कि एक बीजेपी के कोर वोट बैंक के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अब आपकी ये मजबूरी है कि आपको कुछ ना कुछ जोड़ना है। आप जब जाट को, उसको जयंत चौधरी के साथ आपको लगने लगा था, जयंत को भी ये लगने लगा कि ये आ जाएगी आंधी कुछ भीड़ देख के, दरअसल लोग अब रैलियों की भीड़ से, इसलिए बाबा रामदास जी लोगों को, और खासतौर से मैंने देखा वो उस तरह के पत्रकार जो ज्यादातर ड्राइंग रूम की पत्रकारिता या इंग्लिश न्यूज की मैंने देखा उनके रहे, क्योंकि वो ये देखते नहीं है कि एक रैली में यदि 50,000 की भीड़ होती है तो वो 5 लाख लिख दी जाती है, इतनी भीड़ दिखती है। क्योंकि ये मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है
उस समय का दौर है जब कैमरे कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो इससे पहले ऐसा होता नहीं था। अगर हम लोग दिल्ली में बैठे, लालू की रैली कहीं हो रही है, तो हमारे पास बस फुटेज का नाम पर फोटो आते थे, जिससे कोई आकलन नहीं होता था। लिहाजा आदमियों के दिमाग में वो हजारों लाखों की भीड़ का रियल वैल्यूएशन नहीं होता था। आज की डेट में भी वो ब्रेन उसी तरह काम कर रहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये 50,000 की भीड़ जो हम पहली बार देख रहे हैं कैमरे पे, 1 लाख की भीड़, तो हमको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी भीड़ है। जबकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश की आप देखेंगे 5, 7, 8 लाख तक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहां ये भीड़ कोई मायने नहीं रखती उस संख्या में, सिर्फ एक जगह की, और वो तो एक शहर में कर रहे हैं रैली जहां 5 कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी कम से कम। तो आप ये सोचिए 30-35 लाख में से आप 1 लाख की भीड़ से, 50,000 की भीड़ से आप पूरे लोगों का मूड तय करने लगते हैं। यही गलतियां पिछली बार 2022 में अखिलेश और उनके समर्थकों को ही, वही जयंत चौधरी को कंफ्यूजन हुआ कि वो भीड़ दिख रही थी, उनको लगा, और वो भीड़ अक्सर मूव कर रही थी। मुस्लिम समुदाय का अक्सर अपने नेताओं को, या फिर इस तरह जातिवादी राजनीति में ये होता है कि अपने नेताओं को उनके कोई गुण दोष का कोई आधार नहीं होता, वो सिर्फ जातीयता होती है और धर्म के आधार पर वोट होती है। तो लिहाजा वो कहीं भी खड़े होकर भीड़ कर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि अभी, चूंकि वो 24 में जिस तरह का आया है मतदान, या 24 में जिस तरह का हुआ, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति मानी जा रही थी, और ये माना जा रहा था कि शायद आरक्षण के खिलाफ ये बहुत बड़ी मुहिम के तौर पर रहा, और कुछ बीजेपी वहां उस समय सिंक्रोनाइजेशन में नहीं दिख रही थी। अपर कास्ट के अंदर भी उनके काफी चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट वहां दिखी। तो मुझे लगता है कि वो 24 इस बात का रियलाइजेशन अखिलेश को है कि अगर हम किसी चीज को नहीं बढ़ाएंगे, हम अपना मास बेस नहीं बढ़ाएंगे, तो 27 उससे खराब हो सकता है, उससे बेहतर नहीं होगा जितना उनका 2022 था, क्योंकि 2022 में उनको एक बहुत बड़ा सहयोग मिल चुका था। अगर जयंत फिर कोई गलती नहीं करते हैं, या जयंत अपने पत्ते दोबारा बिछाने के लिए कोई और उनके जहन में नहीं आता है, तो जो ये कॉम्बिनेशन मौजूदा समय में है बीजेपी का, उसमें कोई उम्मीद, आपका सवाल का जवाब यही है कि कोई उम्मीद अखिलेश के पास नहीं। जी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आप 2022 की तुलना में रालोद भाजपा के साथ चली गई, पियरका चचा जो थे हमारे सुभाषपा वाले, राजभवन वाले, वो भाजपा के साथ चले गए, संजय निषाद पहले ही भाजपा के साथ हैं, अनुप्रिया पटेल पहले ही भाजपा के साथ हैं, और जो बिहार ने जो पैटर्न बनाया है, बिहार ने दिखाया कि यादव बहुत सारा बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ बिहार में, और मुसलमान ओवैसी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो क्या आप ओवैसी को यूपी में भी कुछ ऐसा ही करता हुआ देख रहे हैं? क्या ओवैसी का थोड़ा बहुत असर यूपी में भी होगा जैसे बिहार में हुआ है? देखिए 22 में तो वो उड़ गया था, और मेरी उम्मीद थी कि यहां इस बार वो, शायद ये मेरी उम्मीद थी कि शायद वो इस बार वहां भी कोई चमत्कार ना करे बिहार में। लेकिन जो मुस्लिम वोटिंग का पैटर्न है उसको समझने की जरूरत है। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न हमेशा ये कहता है कि जो बीजेपी को हरा रहा है हम उसको देंगे, ये एक आम फहम बात होती है। लेकिन मुस्लिम वोटिंग में एक और बड़ी चीज है कि अगर वो ये तय करें कि हमारा जो मुस्लिम वोट है वो हमारे किसी मुस्लिम कैंडिडेट के साथ साथ उस पार्टी को भी जिता सकता है जो सिर्फ मुस्लिम पर बात कर रही हो, तो आप देखेंगे वो फिर एक तरफा उस पे जाता है। कूचा धामन, अररिया, फारबिसगंज, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हाट, जहां मुस्लिम वोट अपने से तय करके उसको किसी हिंदू, किसी यादव, किसी की जरूरत नहीं है, मतलब हिंदू यादव भी उसी का पार्ट है, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तब वो अपने ही मुसलमान पार्टी को जिताएगा। ये कोई ट्रेंड है, ये मैं किसी धर्म के आधार पर नहीं, मैं एक राजनीतिक उसके तौर पर ही बता रहा हूं जो पत्रकार के तौर पर मैंने देखा है। तो वो वहां उन इलाकों में पूरी डेमोग्राफी बदली हुई है, और वहां मुस्लिम्स को इस बात का कोई डर नहीं है कि हम अगर इसको देंगे तो फला में बीजेपी जीत जाएगी। आप ज्यादातर में देखिए वहां राजद दूसरे नंबर पे रहेगा, या उस पे रहेगा, तीसरे पे रहेगा। और हालांकि इसका फायदा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि कई जगह जेडीयू जीत गए जहां वो जीतने की उम्मीद में नहीं थे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है।
उत्तर प्रदेश में जैसे संभल, रामपुर या इस तरह की चीजें हैं। और मैं ये कहूंगा उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर और ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि यहां अलीगढ़ है। अलीगढ़ वो है जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसने इस देश में डिवीजन की नींव रखी। यानी पहले से जो रंगा हुआ, जो सांप को छछुंदर बनाने वाला या सांप को एक तरह से खूबसूरत सा डिजाइन बना के दिखाने वाला एक आइडिया यहां से जनरेट हुआ है। यही सर सैयद अहमद खां था जो 1886 में कहता है कि दो कौमें हैं। तो वो उस समय से वो माइंडसेट वहां मौजूद है, वो जानते हैं कि वोट कैसे करना है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी तरह से रामपुर, संभल, यहां भी उसकी रैली में भीड़ दिख रही थी ओवैसी की। अगर आपको याद होगा 22 के चुनाव और 24 के चुनाव, उसकी रैली में भीड़ दिख रही थी। उसको वोट नहीं मिल रहा था। लोग उसको चाहते हैं, मुसलमान उसको वोट देना चाहता है, लेकिन वोट देता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है उसको वोट देने का यहां बीजेपी को सीधा बेनिफिट है। लिहाजा यहां उत्तर प्रदेश में मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम है। उन सीटों के अलावा वो भी पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मुझे इतना दम नहीं दिख रहा है कि वो कोई सीट निकाल के आए। हालांकि जो पालिका के चुनाव थे उसमें आपने देखा कई जगह पर पुराने समय में भी बहुत सारी चीजें, जैसे मेरठ जैसी जगह में उसके पार्षद जीते थे। तो वो सब चीजें धीमे धीमे है, लेकिन वो चुनाव पर बहुत परिणाम पे देखिए, जो बहुत क्लोज फाइट होती है जिसमें हम कहते हैं कि 2000 वोटों ने हरा दिया 3000 ने, वो डाटा में तो सही है, लेकिन ओवरऑल उसका इंपैक्ट कोई मतलब नहीं रखता। आप उसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हार गया इसलिए गिन रहे हैं, लेकिन जब आप उसको हार गया गिनने से पहले देखें और वहां भीड़ में वो 2000 कहीं खड़े आपको दिख जाएं सारे, तो उन लोगों को आप चुनाव में काउंट नहीं करते हैं। तो ये सारे जो माइक्रो डिवीजन है मुस्लिम वोट का, वो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर एक तरफा योगी आदित्यनाथ और मोदी दोनों को फील करता है, दोनों को महसूस करता है, योगी की हीट महसूस करता है। वो ये बात देखता है कि किस तरह से जो माफिया, मुसलमान माफिया जिसको वो अपने दिल का सरताज मानते थे, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, इनको ताकत देने के पीछे मुस्लिम समाज हमेशा खड़ा रहता है। और जो अतीक के जाने की कारण भी है वो ये नहीं कि बहुत सरकार, अतीक ने क्योंकि मुस्लिम एक मदरसे में उसके भाई ने जिस तरह से लड़कियों के साथ हरकत की थी और किया था, और चूंकि वो गद्दी समाज से था, इसीलिए बाकी सब ने उससे समर्थन खींच लिया था, इसलिए वो हारने लगा था। उसके पीछे बहुत कारण और दूसरे नहीं थे। आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी के परिवार में बेटे की शादी थी तो तमाम लोग पहुंचे। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई अपने आप को रोका होगा या सब चीजें। दरअसल हमको हार्ड रियलिटी स्वीकार करनी आनी चाहिए, हम नहीं करते हैं, हमको शर्म लगती है और हमको लगता है कि शायद इससे हमको कोई फैनेटिक या कम्युनल ना कह दे, लेकिन सच आपके सामने हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। मुझे लगता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। अगर मुझे ये कभी ये इस तरह का हम लोग कभी ऐसा सर्वे कर पाए, आपको मैं लिख के दे सकता हूं, आप इस बात का सर्वे कीजिए कि क्या दोनों में लोकप्रिय कौन है, वो किसको चुनना चाहेंगे। अगर दो में से चुनना हो, अखिलेश में से या ओवैसी में, तो आप देखेंगे ओवैसी को चुनने वाले 99% मुसलमान होंगे। पर भाई साहब एक चीज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे वो बताइए, पूर्व में मुसलमान मायावती के मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी तो वोट देता आया है। आज जो मायावती जी का अपना जो वोट बैंक था अपनी जाति का, वो तो इंटैक्ट है, मुसलमान हट गया, इसलिए मायावती जो 28% से वो 10-12% पे आई हुई दिखाई देती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मायावती जी का रिवाइवल होता, अच्छा एक और एग्जांपल याद कीजिए, 2009 में इसी मुसलमान ने कल्याण सिंह जी को जब यूपी में शामिल किया था मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में, तो मुलायम सिंह को सबक सिखाने के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें दी थी मुसलमानों ने कांग्रेस को। तो ऐसा कोई अगर बन जाए मूवमेंट, तो मुसलमान क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता बसपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ? या जी अच्छा, मेरे से आप कह रहे हैं, दरअसल मैं एक चीज आप समझिए कि मैंने आपको अभी ये कहा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जो मैंने कहा और जो आप कह रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने कहा कि वो हरा रहा, मैंने कहा मुस्लिम वोट जो है हराने पे ध्यान देता है, चूंकि मायावती इस वक्त हराने की पोजीशन में नहीं है। और आपको याद होगा 2012-17 का जब 12 का चुनाव मायावती हारी थी,
या 17 का था या 12 का, याद होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बैठते ही कहा था कि मुसलमानों ने हमको धोखा दिया, वोट नहीं दिया। ऐसा जनरली कोई लेडी या कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह का रिमार्क नहीं करता, क्योंकि मायावती अपनी शैली अलग रखती हैं और अपनी राजनीति को वो अपने अंदाज से चलाती है, और उस अंदाज से बहुत अरसे तक उनको ताकत भी मिली, और यूपी ने बहुत अरसे बाद कोई बहुमत की सरकार भी देखी थी अकेली पार्टी पे। हमने 2007 में वही देखा था, जो मायावती का यह अंदाज था। तो देखिए, अगर मायावती को उनको लगता कि वो जिता सकती हैं तो मुस्लिम वोट आ सकता है, मुस्लिम वोट देने में उनको दिक्कत नहीं। लेकिन मायावती अब उनकी नजर में, एक तो दूसरा ये कि जब भी वो मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के समर्थन से बनी, और बहुत सारी चीजें उनको बीजेपी के साथ मिलने पर लोगों को, ये पिछले समय से एक लंबा प्रचार ये रहा है कि वो मायावती जी दबाव में हैं और केंद्र उनको उठने नहीं दे रहा। ये तमाम चीजें जो भी उनका अपना एक राजनीतिक समीकरण हो, हम तो सिर्फ राजनीतिक चर्चा पर ध्यान देते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से मुस्लिम वोटर्स उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम देखें 2024 में उनको 9% वोट मिला बसपा को, जो उनका अपना वोट बैंक भी छिज रहा है। तो जो मुस्लिम वोट तो उनको तब मिलेगा ना जब वो अपने वोटर को, जो 19 से 21% है, उसका मैक्सिमम पार्ट वो लेंगे। अभी वो जाटव के करीब ही सिमट गई थी, अगर आपको गौर होगा, और उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पिछली बार मुसलमानों को दिए थे, ये भी याद होगा आपको, तब भी उनको नहीं मिली कामयाबी। तो जो मैं कह रहा हूं उससे वही बात, मतलब उसी तरफ जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूं वो सच है, मैं मेरी समझ आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार तमाम सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट देने के बावजूद उनको मुस्लिम वोट नहीं दिया। और ये ट्रेंड मैंने 2017 में देखा था, बल्कि शायद मैंने मेरे लाइव पे चैनल में बोला भी था, उस वक्त मैं देख रहा था, मैंने वहां से शुरू किया था कवर करना। कैराना फर्स्ट टाइम उधर से ही वोटर होता है, उधर से ही वोट शुरू होते हैं। तो मैं 2017 के इलेक्शंस को जब गौर कर रहा था, तो मैंने पहली बार देखा कि जो वोट, जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार भी रहा था, वो उसको वोट कर रहा था मुसलमान। ये यूपी का, मतलब मैं 2017 का ट्रेंड आपको बता रहा हूं। उससे पहले वो जीतने वाले कैंडिडेट को देखता था। मैंने पहली बार देखा वो समाजवादी पार्टी को दे रहा है। उसने ये देख लिया कि ये पार्टी अभी तक भी मेरे अलावा, मतलब मेरे वोटों पर न केवल डिपेंड है, लेकिन मेरे लिए जो तुष्टीकरण सबसे ज्यादा कर सकती है वो यही पार्टी कर सकती है। मायावती फिर भी आपने देखा होगा कई बार रेशनल आइडिया कर, वो रेशनल डिसीजन थे, यानी अपने घर में ही उसने, याद होगा, सांसद को पकड़वा दिया था, जो यादव को, जिस तरह से वो ये तमाम जो मिलने आया था, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में था। इसके अलावा भी उनके समय में आप अंधा खाता नहीं कर सकते थे। लेकिन मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए कई बार, आप 2013 से बड़ा उदाहरण क्या देखेंगे कि वहां मुजफ्फरनगर दंगे में जब शाहनवाज का कत्ल हुआ, उसके 2 कातिल, जो झगड़ा हुआ जिसकी वजह से, जिसकी बहनों को वो छेड़ रहा था, गौरव और सचिन ने मारा, वहीं झगड़ा हुआ, झगड़े में मारा गया। उसके बाद गौरव और सचिन को वहां भीड़ ने बड़ी निर्दयता से मार दिया, कूचा, उनको टुकड़ों में काटा, मतलब माफ करना, बड़ी निर्दयता से मारा। उसके बाद अब जो केस बनता है, उसमें केस बन रहा था कि भाई एक लड़का हुआ शाहनवाज, उसका कत्ल हुआ, उसके 2 कातिल के FIR हुई, उसमें सचिन और गौरव आए, उन दोनों का वहीं स्पॉट पे मर्डर हो गया, तो वो केस तो वहां क्लोज हो गया। लेकिन वहां जो दूसरा केस सर्जित होता है, साथ के साथ बनता है कि वो दोनों मर गए, उनको मारने वाले कौन थे, तो वो लोग बुला लिए गए, उन लोगों को उठा लिया गया शाम तक, और उनको छुड़वा दिया गया थाने से। उन पर इतना प्रेशर बना और उन्होंने कहा साहब उनको भी पकड़ो, उनके माँ बाप को पकड़ो, सचिन के माँ, उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो कोई साजिश नहीं थी। लेकिन उन दोनों को मारने वाले तो वहां एक्यूज मौजूद थे, उनको छुड़वाया गया। इससे ज्यादा क्या होगा? 2013 में, 12 या 13 में सरकार बनते ही आपको याद है जब आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए, IM के आतंकियों के, तारिक जैसे जिनको बाद में सजाएं मौत और सजाएं आजीवन कारावास हुई सब। तो ये जो केसेस हैं, मुझे लगा कि इन्होंने 2017 के चुनाव में ये ट्रेंड दिखाया था कि मुस्लिम वोटर इंटैक्ट हो गया समाजवादी पार्टी का। और इसलिए आपको मैं बार बार साबित कर सकता हूं, रिकॉर्ड से भी अगर आप देखेंगे, कि रामपुर में आज तक आप हर चीज, आपने अपनी तमाम इतनी सारी वो की होंगी, इसमें लाइव की होंगे, अपनी वीडियो बनाई होंगी, आपने कहा होगा आजम इतना खतरनाक, आजम ये और आजम वो और आजम, उसी आजम को रामपुर में उन्होंने घूस भर दिया। मोहिबुल्ला नदवी, जिसको कोई नहीं जानता, उसको समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिता दिया। ये तो आजम का घर था ना, आजम उसको हराने में लगा हुआ था। और याद कीजिए जब जयप्रदा के खिलाफ आजम खड़ा हुआ था, तब भी मुलायम सिंह ने जिता दिया था।
खड़ा होने का मतलब उसका विरोध कर रहा था। तो आप ये दरअसल ये मुस्लिम वोट, मैं फिर बार-बार कह रहा कि ही इज़ अ वेरी टैक्टिकल वोट, पॉलिटिकल उनका एकमन है। आप इससे बड़ा एकमन क्या हासिल करेंगे कि 46 में वो पाकिस्तान के बंटवारे का वोट करते हैं और 46 के बाद वो एक बड़ा अद्भुत डिसीजन लेते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी कह रहे थे 52 के चुनाव में उसको चुन लेते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने वोट किया था, ये नहीं कि कोई दूसरे मुसलमान थे। दरअसल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, देखिए दर्शकों की समझ में आएगा। धुले में 2024 में बहुत कम वोट से वो जीतता है, आपको याद होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है क्योंकि वो 5 विधानसभा में 4 में से पीछे चल रहा था 1,94,000 में से। जब वो मालेगांव में आता है तो मालेगांव में वो जीत हासिल करता है क्योंकि उसी कॉन्स्टेंसी में वो जीत जाता है 5,000 फालतू से। उसको सिर्फ एक कॉन्स्टेंसी में हरा दिया। अब ये इतनी बड़ी चीज हुई, ये जीत हुई लोकसभा में, लेकिन जैसे ही आप विधानसभा में, चूंकि विधानसभा में वहां कांग्रेस जो अलग लड़ रही थी, अलग कैंडिडेट खड़ा हो गया था उसका, आपको मालूम है वहां 7,000 कुछ वोट दिए जिसको वहां जिताया था। जिस कांग्रेस को वो धुबड़ी में जिस अफजल को एयूडीएफ वाले को अजमल को, बदरुद्दीन अजमल को 9 में जिता रहे, 14 में जिता रहे, 19 में जिता रहे, उसको 24 में कितने वोटों से हराते हैं? 11 लाख, लगभग 10,27,000 से। इतनी बड़ी वोटों से वहां हराते हैं। क्यों अचानक ऐसा हो गया कि अचानक जो आदमी जीत रहा था? दरअसल ये अकेला मोबाइल और सचल वोट है। जातीय आधार पर वोट करने वाली हिंदू पार्टियां भी वो पर्टिकुलर एरिया में, सेगमेंट में उनका कम्युनिकेशन अब सोशल मीडिया की वजह से है। नहीं तो ये गड़बड़ हो जाती थी कहानियां कि भाई यहाँ का यादव किसी और को दे रहा, वहां का कहीं दे रहा। अभी चूंकि सोशल मीडिया आ गया तो कनेक्शन कोई भी जाति एक दूसरे के साथ बड़ा आसानी से कर रही है, चाहे वो देश के किसी हिस्से में रह रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 2024 के उसमें जो राजपूत जैसलमेर से शुरू करता है बीजेपी के खिलाफ वोट करना, अलग अलग कुछ परसेंटेज में, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट, क्योंकि आप भी अपनी बिरादरी को अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो वो यहां से आकर और यूपी के बलिया तक आपको सेम ट्रेंड पे वोट करती हुई दिखती है या नहीं दिखती है? कुछ परसेंटेज मतलब उसका। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अभी इससे पहले लेकिन मुस्लिम कंटिन्यू कम्युनिकेशन में है। वो आज तक उसका कम्युनिकेशन नहीं बनता, बिगड़ता, क्योंकि दिन में 5 बार मिलना है और उसमें तो मिलना ही है। उसके बाद उस मैसेज को, इस बार कारी को वहां जाना, उसको वहां जाना, उस काजी को वहां जाना, उसको इमाम को वहां जाना, उसके बाद इमाम कॉन्फ्रेंस होनी। ये कंटिन्यूएशन, एक जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूएशन, इसीलिए वो मोबाइल है। वो अपने फैसले लेता हुआ हमेशा अपने आप को, जो कंडीशंस है उसको अपने आप को उसके साथ कंडीशन करता रहता है। ये एक बड़ी चीज है जिसको मैं, मेरे हिसाब से, मेरे दर्शकों को, मुझे नहीं पता कि वो कैसे समझेंगे, लेकिन मैं इसको इसी तरह से रिकॉर्डों से और डाटा से समझता हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा देता हूं जो आपने अभी तक मतलब मैं कम से कम दर्शकों के साथ भी गारंटी लेता हूं किसी ने नहीं सुना होगा। मैं रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि आखिर वामपंथी कहां बचे हुए हैं अलग अलग जगह। तो केरल में क्या होगा, क्योंकि केरल में अभी कल पकड़ा गया, परसों, जो देवसोम बोर्ड का, त्रावणकोर देवसोम बोर्ड का जो वो था अध्यक्ष, वो सीपीआई का पूर्व विधायक, लेकिन वो पिनरई विजयन की कोर कमेटी का मेंबर था, यानी बहुत ताकतवर आदमी था उसका। वो अरेस्ट हुआ, जो 4 किलो सोना सबरीमाला मंदिर से चुराया उस सब में। तो मैं देखने लगा, ऐसे ही बात करने लगा। एआई चूंकि बेवकूफ बनाने के लिए इस देश में सबसे ज्यादा हिंदुत्व और सनातन को अब सबसे बड़ा खतरा ये जो एआई की चीजें आई हैं इनसे है, क्योंकि ये एक झूठ को प्रपोज कर रहे हैं, बनाए गए बैलेंसिंग के लिए है। और जो लोग नहीं पढ़े हुए उनको ये जो भी बताएंगे वो आप मान लेंगे। तो मैं जब देख रहा था तो मैंने केरल में पूछना शुरू किया कि ये हिंदू वोटों पे डिपेंड पार्टी, ये हिंदू वोटरों के खिलाफ कैसे रहती है, उनके खिलाफ तुष्टीकरण। क्योंकि देखिए मुसलमान कभी वोट नहीं करता उसको, कम्युनिस्ट पार्टी को या उसको। 90% वो वोट मुस्लिम्स, कांग्रेस और लीग की, चूंकि लीग उनके साथ है, अगर लीग इनके साथ है तो लीग इनके साथ है, तो मुस्लिम वोट इधर है। अब इस पर मैं देखने लगा कि ये पहली बार कब आए, क्योंकि 1957 में ईएमएस नंबूद्रिपाद के वक्त में पहली बार पूरी दुनिया के इतिहास में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के बाद किसी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की कोई पहली सरकार बनी, पूरी दुनिया कह रहा हूं। तो मैंने देखा कि भाई अब यार उस समय कैसे बना होगा, ये कैसे संभव हुआ कि ये कैसे। तो उन्होंने एक, आप जाएंगे एआई पे तो आपको मिलेगा कि साहब ये तो सामाजिक सुधार के आंदोलन चला रहे थे, फला चला रहे थे। तो मैंने पढ़ने लगा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कब हुए, तो पता चला कि 56 में ये हुआ। तो साहब क्या क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन में मलयालम भाषा को एक साथ इकट्ठा किया गया। और जब आप हैरान होंगे तो आपको और ज्यादा इसलिए हैरानी होगी कि किस तरह से मैं इस वोट बैंक को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरी नजर से। 1957 में वहां बहुत कम वोटों के साथ जीती है पहली बार
कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि वो लगभग 125 या 100 कुछ सीटों पर लड़के, 140 सीटें हैं वहां, और वो 60 सीटें जीतती है। 10 सीटें उसको परसोपा से मिलती है, जो प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी थी, जो जिसमें तमाम लोग थे, और वो उसके साथ बड़ी हुई थी। आप जानते हैं उसको कहां वोट मिला सबसे ज्यादा, कम्युनिस्ट पार्टी को? उन हिस्सों में, क्योंकि मालाबार को जोड़ दिया गया। उससे पहले मालाबार चेन्नई का, मद्रास का हिस्सा था। मालाबार वही है जहां मोपला दंगे हुए, जहां हिंदू औरतों के साथ रेप किए गए, नरसंस हत्या की गई, टुकड़ों में काट दिए गए, गाय का मांस खिला के कन्वर्ट किया गया, इतना कि अंग्रेजों की आंखों से आंसू बह गए। जो दुनिया की सबसे नृशंस कौम है इंग्लिश, जिन्होंने जितने अत्याचार किया, उनके घुटनों के नीचे से, मतलब घुटनों में पानी आ गया। इतना अत्याचार उन मुस्लिम हमलावरों ने और बर्बर अत्याचारियों ने किया। वही लोग थे जिन्होंने कंप्लीटली मुस्लिम लीग को सेलेक्ट किया 46 में, और 1946 में उन्होंने हिंदू पार्टी कहा कांग्रेस को। 1952 में 1900 जब वो मिलता है तो वो उस हिंदू पार्टी को वोट क्यों करेंगे? इसीलिए वो कंप्लीटली वोट शिफ्ट हुआ, चूंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि ये जो मुस्लिम लीग, उस समय बच गई मुस्लिम लीग, केरल में मुस्लिम लीग है, बाकी सब जगह तो खत्म हो गई थी, वहां आज भी है। आप सोचिए कि वो तमाम लोग जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पीचेस दी, वो दिए, वो तमाम मुस्लिम लीग में रह के और इस देश में वोट हासिल किया। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो माइंडसेट है वो कैसे काम करता है। तो आप ये सोचिए कि उसने फिर क्या किया, वो हिंदू पार्टी को वोट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम उसको वोट 15% किया, और ज्यादातर वोट सारा किसके पास गया? वो सारा वोट कम्युनिस्टों के पास गया, और उन सीटों पे उनको शायद 25 या 28 32 में से इतनी सीटें मिली थी। क्योंकि मैं बहुत आपको बताने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हमारी स्पीच वो नहीं थी। अब आप ये सोचिए उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद धीरे से मुस्लिम लीग अलग से हुई, और फिर कांग्रेस के साथ, और फिर वो मुसलमान 80 से 90% वापस अपनी लीग पे चला गया। तो राजनीति में ऐसे होता है, उसको ऐसे समझने की जरूरत है। जी सर, आज की चर्चा को हम कंक्लूड करेंगे, तो हम ये फिलहाल क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 2027 में मोर और लेस मुसलमान अखिलेश के साथ इंटैक्ट रहेगा? छोटा सा आंसर मुझे दीजिए। बिल्कुल 2027 में मुसलमान अखिलेश के साथ इंटैक्ट रहेगा। बिहार का कोई असर, ओवैसी का कोई असर यूपी में नहीं होने जा रहा है। आज की चर्चा का ये कंक्लूजन निकला था। धीरेन्द्र भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है कि धीरेन्द्र भाई का जो न्यूज चैनल है न्यूज पॉइंट, उसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।